हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप बर्ज यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का, जो विश्व के आधुनिक इतिहास का। तो इसके ऊपर अपन कंप्लीट समझेंगे कि भाई आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर आए, कौन से आने वाले हैं, साथ के साथ आपको जो पेपर को किस तरीके से करना है और सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी ये भी बताऊंगा आपको, और वीडियोस क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, सब कुछ आपको यहीं पर पता चलने वाला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। सबसे पहले सॉल्यूशन वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, टेलीग्राम को जाकर चुपके से ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, अगर आप कोई भी ना फ्लिपकार्ट पर मंत्रा से चीज खरीदना चाहते हो, जैसे मैंने खरीदा आपके सामने जो साउंड रिकॉर्डर, अगर आप ऐसा खरीदना चाहते हो, इस समय चल रही है सबसे ज्यादा डिस्काउंट, चुपके से जाकर खरीद लो। लिंक आपके सामने यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर शॉपिंग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट फ्लिपकार्ट व मंत्रा पे पहुंचोगे। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो लिंक कर रखा है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट चाहिए जाके खरीद लीजिए। चलो, ये तो थी अदर बातें। अब बात करते हैं आपके सामने अपन, पेपर आपके सामने दो प्रकार से होगा। कौन से का? नॉन कॉलेज का पेपर होता है या रेगुलर वाले विद्यार्थियों का पेपर। चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर वाले विद्यार्थी। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, मतलब जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी जिनको राजस्थान में बोला जाता है, उनका पेपर कितने नंबर का देखने को मिलता है? 150 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। कितने अंक का पेपर देखने को मिलता है आपका? 150 का। रेगुलर वाले विद्यार्थियों का भी 150 नंबर का पेपर होता है, लेकिन जो आपके सामने पेपर आएगा वो 120 नंबर का होगा, प्लस 30 नंबर के आपके इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज के अंदर एग्जाम होते हैं वो होते हैं। अब आपका सबसे पहला सवाल, आपको पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए? तो पास होने के लिए बच्चों जो 40% अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। तो नॉन कॉलेज वालों को टोटल चाहिए 60 अंक, और आपके सामने अगर रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपको चाहिए कुल 48 अंक पास होने के लिए। समझ में आ गया? आपको चाहिए 60 अंक और रेगुलर वालों को चाहिए 48 अंक पेपर के अंदर लाने, आपको 48 अंक पास होने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को अच्छे से। समझ में आ गया? पेपर की बात करें, पेपर आपका 3 पैटर्न में आता है। सबसे पहले आपके सामने पेपर देखने को मिलता है जिसमें प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जहां पर प्रश्न देखने को मिलते हैं कुल 10% आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अति लघुतरात्मक देखने को मिलते हैं, जिनको 50 शब्दों में करना होता है। 50 शब्द मतलब 3 से 4 लाइन कॉपी आएगी। उसके जो देखो, ये जैसे कॉपी मान लो, आप अच्छे से दिख रहा होगा आपका आई होप मेरी लाइन, तो इसमें पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन और चौथी वाली लाइन, इन 4 लाइनों से ज्यादा नहीं करना है। काफी बच्चे आधा पेज भर देते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों में कि खूब पेज भर के आऊं, खूब नंबर मिलेंगे, फिर क्या होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो और पास वहीं से होंगे आप। समझ में आ गया? तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 10 देख के करने पड़ेंगे, प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे के सारे प्रश्न अच्छे से करने हैं, सभी को करना अनिवार्य होता है, और 40 शब्दों से ज्यादा, 50 शब्दों से ज्यादा उनको नहीं करना आपके सामने। अगले वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, चारों यूनिट से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको ऑप्शनल रहेगा। अपना प्रश्न पत्र को भी पढ़ लेना उसमें किस तरीके से दे रखा है, लेकिन जैसा कि यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दे रखी है उसमें से कोई 2 प्रश्न आपको ऑप्शनल करना होता है। 4 में से अथवा में नहीं आएंगे, सिंपल आएंगे, उसमें से कोई 2 कर लेना आप, और उनको करना होता है कुल 150 शब्दों में। 150 शब्द का क्या अर्थ होता है? ये कॉपी आपकी, पहले वाला पेज, दूसरे वाला पेज, एक पेज कंप्लीट हो, आगे पीछे का एक, दूसरी वाली पेज आएगा उसमें आगे का जो आगे वाला पेज है उसको कर लेना, मतलब एक कंप्लीट पेज और दूसरा आगे वाला पेज। 150 शब्दों में इस तरीके से आपको करना होता है, 150 शब्दों में। फिर आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो आपके सामने लंबे वाले प्रश्न आते हैं जिसको निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं, उसको आपको लगभग करना होता है 300 से 400 शब्दों में। समझ में आ गया? 300-400 का अर्थ है सिंगल पेज आगे पीछे का, दूसरा आगे पीछे का पेज, सिंगल पेज आगे पीछे का, दूसरा आगे पीछे का, और जो तीसरा पेज है उसका आधे वाला है, पीछे वाला भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। प्रश्न आए कैसे? हर यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, अथवा उसमें से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। तो चारों यूनिट से कुल 8 प्रश्न होंगे, अथवा में उसमें से कोई 4 प्रश्न आपको करने होंगे। आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको जो अन्य प्रश्न है जिनके सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट के वीडियो सॉल्यूशन प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आपको देखने हैं। अब आपके सामने सिलेबस की बात करें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें। यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेगा रेसिस्नेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा, मतलब पुनः जागरण से संबंधित आपके सामने प्रश्न है। पुनः स्थापना, रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, पुनः जागरण व पुनः आपके सामने जो फिर से इससे संबंधित प्रश्न है।
रिसेस नेशन मतलब आपके सामने पुनः स्थापना से पर्सन या पुनः जागरण से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। कैपिटलिज्म पूंजीवाद है। द अमेरिका रिवॉल्यूशन, जो अमेरिकी क्रांति से संबंधित यूनिट फर्स्ट में पर्सन देखने को मिलेगा। अमेरिकी क्रांति क्या होती है, उसकी क्या प्रकृति होती है और क्या उसके रिजल्ट निकलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, उसके क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव देखने को मिले समाज में, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। अगले वाला है नेपोलियन बोनापार्ट, उसका कैसे उदय होता है, कैसे उसका डाउनफॉल देखने को मिलता है, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड है जहां पर आपके सामने औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोज क्या क्या कारण होते हैं आपके सामने औद्योगिक क्रांति से संबंधित। फिर अगला पर्सन है राइज ऑफ नेपोलिज्म, राष्ट्रवाद किस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ता है इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद किस प्रकार से बढ़ता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली विद स्पेशली टू द बिस्मार्किज्म, तो जो जर्मनी पर जो बिस्मार्क का क्या आपके सामने प्रभाव देखने को मिलता है, इटली पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उससे संबंधित आपको बताना है। बिस्मार्क की नीतियों से संबंधित पर्सन इंपॉर्टेंट है, चुपके से बता रहा हूं, पढ़ लेना। अगला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, इंपॉर्टेंट है, पर्सन भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। यूनिट नंबर थर्ड, नेचर ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म इन चाइना, तो आपके सामने यूरोपीय जो लोग हैं उनका चाइना में किस तरीके से आपके सामने जो प्रभाव देखने को मिलता है। 1911 की चीनी क्रांति के बारे में बताना है। प्रिंसिपल ऑफ सन यात सेन, किस तरीके से सन यात सेन ने जो चाइना है उसके अंदर अपनी क्रांति लाई और उसके ऊपर जो सेन जो साम्राज्य उसकी स्थापना की। रशियन रिवॉल्यूशन 1917, रशिया की जो रूसी क्रांति 1917 के बारे में बताना है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड रिकवरी, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे महान जो आपके सामने त्रासदी देखने को मिलती है उससे संबंधित बताना है। फासिज्म है इटली के अंदर और नाजिज्म है जो जर्मनी के अंदर जो तानाशाही देखने को मिलती है उससे संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। चाइना वाला पर्सन और रशिया रिवॉल्यूशन वाला पर्सन इंपॉर्टेंट है, यहां से अच्छे से पढ़ के चले जाना। यूनिट नंबर 4 में आपके सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित पर्सन देखने को मिलेंगे, क्या उसके कॉजेज रहे और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज, क्या प्रभाव देखने को मिले। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या उसकी उपलब्धियां, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। चाइना के अंदर जो क्रांति है 1949 में देखने को मिलती है, 1949 में, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस है। अब बात करेंगे अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, सबसे पहले वाला प्रश्न है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुनः जागरण की मुख्य विशेषताएं और आधुनिक युग पर उसका क्या प्रभाव पड़ा पुनः जागरण के, उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड द इंपैक्ट ऑफ रेसिग्नेशन इन द ऑन द मॉडर्न एरा, तो आपके सामने पुनः जागरण का क्या पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ा उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। दूसरा नंबर प्रश्न है यूनिट फर्स्ट का, फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण और क्या प्रभाव रहे उसके बारे में विस्तार से बताइए। डिस्कस द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव है, क्या उसके कारण, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है जिसका इंपॉर्टेंट है जो यूनिट नंबर सेकंड से, औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भाई औद्योगिक क्रांति देखने को मिली, उसके क्या कारण रहे, उसके क्या प्रभाव रहे, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना है। इवैल्यूएट द कॉजेज एंड द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो आपके सामने जो औद्योगिक क्रांति है उसके क्या कॉज और क्या इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वाला प्रश्न है बिस्मार्क की भूमिका सहित जर्मनी के एकीकरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी विद द रेफरेंस ऑफ बिस्मार्क डिप्लोमेसी, बिस्मार्क ने किस तरीके से इटली पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में रखा और जर्मनी को एकीकरण करने का कार्य किया, इसके बारे में विस्तार से बताना है। यूनिट नंबर थर्ड है चाइना रशिया डिप्रेशन के बारे में बताना है, तो 1917 की जो रूस की क्रांति उसके बारे में विस्तार से बताना है, क्या उसके कोज रहे, क्या रिजल्ट रहे रूसी क्रांति 1917 के, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के कारणों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द राइज ऑफ नाजिज्म इन द जर्मनी, जर्मनी में जो नाजीवाद है उसके जो प्रमुख कारण है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के क्या प्रमुख कारण है उसके बारे में विस्तार से बताना है। और अगला प्रश्न आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संगठन की उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में बताइए। डिस्कस द अचीवमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये थे आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक विश्व के इतिहास से संबंधित। कैसे लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।